हम आपको टिकटॉक, ट्विच, ट्विटर, लिंक्डइन, रंबल और ऑडिसी के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। वकास ने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया है ब्रीफ के नाम से, और वकास ने जो पहली स्टोरी की है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले आपको वकास का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराता हूँ, चेक कीजिएगा ये। और आप इसको इस इन तमाम डिस्क्रिप्शन के अंदर वकास की इस वीडियो का जो चैनल है वो मौजूद है, ज्वाइन की आप लाजमी तौर के ऊपर ब्रीफ को सब्सक्राइब कीजिए। और अस्सलाम वालेकुम। ये वकास का जो पहला वीडियो हैदर मेहदी साहब के साथ है, और इन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर जेआईटी जो हुई थी, मुराद सईद एक्सक्लूसिव विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स इन्होंने शेयर किए हैदर मेहदी साहब के साथ आके। और डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का इस वीडियो का लिंक इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है। और आप चैनल भी वकास का जो है वो लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। मैं शाउट आउट वैसे आपको ट्विटर पे अलग भी दे दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा इसका, इस वीडियो का। वकास के चैनल का लिंक मैं ट्विटर के ऊपर शेयर करूंगा। वकास, वेलकम टू द शो, लॉन्ग टाइम नो सी। बिजी थे आप ब्रीफ बनाने में लगता है? जी सर, और आप भी थोड़ा गायब हुए थे। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं तो बड़ा परेशान था आपके लिए कि ट्विटर से आप चले गए, लेकिन बहुत शुक्रिया मुझे प्लेटफॉर्म से आ गया। मैं कहीं नहीं गया वकास, मुझे फेसबुक और यूट्यूब ने और व्हाट्सएप ने भी अब बैन कर दी है। वो सरकारी पाकिस्तानी शतुंगरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज आपको पता है कि कितना डरते हैं आपसे। और फिर भी आप देखो कि मेरी उससे पहले सर्कुलेशन कोई 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन पर डे थी। जब से उन्होंने मुझे बैन कराया फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, मेरी सर्कुलेशन जो है वो 3 to 4 मिलियन के ऊपर चली गई। अंदाजा करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्विच पे आप एक नई ऑडियंस, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो ट्विच पे बैठा हुआ है सारा। ये का फ्यूचर ट्विच पे बैठा हुआ है। और आप देखो इस वक्त ट्विच के हमारे लाइव कमेंट्स जो हैं आपको आई डोंट नो नजर आ रहे नहीं आ रहे। आप देखो ट्विच के ऊपर लोग बैठे हुए यार। यूट्यूब के ऊपर इंतजार करें। वकास को आप यूट्यूब पे देखिएगा। वकास इस वीडियो पे लगा दी भाई यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे ब्रीफ पे। तुझे मैंने सबको इजाजत दी है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, चलाओ इसको, क्योंकि इन लोगों का ख्याल था कि पैसों के लिए काम हो रहा है। हमारी सर्कुलेशन जो है वो 4 गुना चली गई, क्योंकि हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, और पेट्रन्स हमारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अभी काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो है पेट्रन्स की सपोर्ट भी हम हमेशा कहते हैं कि patreon.com/soldierspeaks जो है ये मेरा, आप बिकम अ पेट्रन्स फैमिली, और हम तो अपना काम हमने जारी रखा हुआ है। अच्छा वकास, मुझे बताइए यार, मैंने जो स्टोरी ब्रेक की थी अरशद शरीफ शहीद की शहादत के ऊपर, मैंने अपने सोर्सेज के जरिए, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूं, और आप क्योंकि ताने जरूरत से ज्यादा आए वेले लोग देते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे सोर्सेज ने जो स्टोरी कंफर्म की थी उससे रिलेटेड, उसमें फर्दर आपने कोई चीजें ऐड की हैं, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई है? क्योंकि मुझे पता ये चला है, मैंने अभी तक देखा नहीं है कि मैंने जो कोई स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह अरशद शरीफ शहीद को आईएसआई ने किन अफसरान को इस्तेमाल करके उनको कत्ल किया गया कीनिया में, और उसकी आपने वैलिडेशन और कंफर्मेशन की है, तो क्या अपडेट है आपके पास उसके बारे में? बिल्कुल सर, ये वैसे आपका बहुत शुक्रिया। पिछले जो साल के अंदर होता ये रहा है कि ना सिर्फ आदिल राजा की स्टोरीज ही कंफर्मेशन आती रही है। जो लोग आपका कल किसी और बात पे मजाक उड़ाते थे, वो आज कोई नई बात पकड़ के बैठे हुए होंगे, क्योंकि वो आज की स्टोरी आपकी कंफर्म नहीं हुई, 2 महीने बाद आपकी वो वाली स्टोरीज भी कंफर्म हो जाएंगी। आपकी स्टोरीज आती है इनसाइड सोर्सेज से। हम वेट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आ जाए कि आदिल साहब की स्टोरी कंफर्म हो, तो वो डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट है मुराद सईद की जो स्टेटमेंट है जेआईटी के सामने, वो पूरी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है, यानी जो जो बातें आपने पहले बोली भी थी, वो सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अरशद शरीफ को बुलाया गया जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के पास, जब इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान का इंटरव्यू किया। तो वो उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि एक बात ये बोली थी, अगर आप प्ले कर सके, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्ले में कर दिया। वो एक कैटेगरी में आते हैं आउट ऑफ 3, और ये इस पर लोगों को बहुत नाराजगी हुई। चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। वन इज ऑब्लाइज्ड, और ही इज करप्ट, और ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये देखें, ये ऑब्लाइज्ड, करप्ट और कॉम्प्रोमाइज, इसके बारे में बोले पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के बारे में। उस टाइम पे टॉप लीडरशिप बाजवा साहब थे, वो ऑब्लाइज भी थे, वो करप्ट भी थे,
और वो कॉम्प्रोमाइज भी थे। ये आज हमें पता है, जनरल तारिक खान ने उस टाइम पे बोली, अरशद शरीफ ने उनका इंटरव्यू, अरशद शरीफ क्योंकि मेन स्ट्रीम टीवी में करते थे, ढके छुपे अल्फाज में बोल दिया। तो इस शो के बाद इनको बुलाया गया बाबर इफ्तिखार साहब के सामने और बाजवा के सामने, और बोला गया कि ये आप बोलना बंद कर दें। और बाजवा ने अरशद शरीफ को बोला कि ऐसी जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाबर इफ्तिखार साहब ने दोबारा से अगली मीटिंग में अरशद शरीफ को बोला कि मैं कोर ग्रुप की मीटिंग के साथ आ रहा हूँ, तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन तो होगा, वीओएनसी होगा। तो यहाँ पे इतना ऐड कर दूं कि इस वक्त मुझे पता है कि बाबर इफ्तिखार से बहुत क्लोज थे अरशद शरीफ, और बुलाया भी इनको जाता था। मेरी अरशद शरीफ से उस वक्त लड़ाई चल रही थी सदीक जान की वजह से, क्योंकि इन्होंने सदीक जान की जो है, सदीक जान ने कोई वाहियात बातें की थी, अब मुझे लगता है उसने लाजमी की होंगी, और अदील ने और इन्होंने मिलकर उसकी जरा पटाई की थी। तो मैं सदीक जान की सपोर्ट में इनसे मैं लड़ पड़ा था, और उनके साथ मैं बराह रास्त ओपनली लड़ा था ट्विटर के ऊपर। उस वक्त मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल था, इनको पता था मैं फौज के अंदर इन्फ्लुएंसर हूं। तो इन्होंने बजाय इसके कि अरशद भाई ने मुझे डायरेक्ट कन्फ्रंट करते सर बाबर इफ्तिखार को कहा, सर बाबर ने मुझे कहा कि यार तू छोड़ दे उसका पीछा, क्योंकि वो जो है ना वो कह रहा है कि आदिल को मना करें। मैं कहा ठीक है सर, मैं बाज आ जाता हूँ, लेकिन ये इसका इनको कहें कि सदीक जान से सुलह कर लें। तो उन्होंने आपस में सुलह कर ली, और आज आप देखो कि सदीक जान जो है वो मुझे बैठ के टारगेट कर रहा था। मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, वक्त आएगा उसको अल्लाह ताला दिखाएगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तानी कौम दिखाएगी। मैं जवाब नहीं देता, लेकिन इस बंदे के पीछे मैंने जाके इतने हीरे बंदे से लड़ाई मोल ली थी। बाद में जब इनको असाइलम के लिए सेल्फ एग्जाइल में चले गए, तो फिर मेरी और अरशद भाई की दोबारा बातचीत शुरू हुई, और हम काफी हमारी बातचीत होती थी। लेकिन वो यूके का नंबर था जिसपे बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगता था कि यूके के अंदर ही है। अगर मुझे खुदा ना खासा कोई हल्की सी एहसास भी होता है या मुझे दिलाते कि मैं यूके में नहीं हूँ, तो मैं लाजमी जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के साथ भी बात कर रहे थे, जिसका मैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो हम कुछ ना कुछ करते ही मुझे हमेशा एक दुख रहेगा। बहरहाल मैंने इसलिए एक दफा फिर इसका इजहार किया। जी आप बात कर रहे थे वकास। बिल्कुल सर, अरशद शरीफ जो थे ना बहुत खुददार बंदे थे। उन्होंने शायद बहुत सारे लोगों से जिनसे मदद मांग भी सकते थे, उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, जिसमें मुराद सईद शामिल है। मुराद सईद की इनकी बड़ी अच्छी पक्की दोस्ती हो गई थी, और मुराद ने इनको बहुत ज्यादा हेल्प भी किया। लेकिन मुराद अब खुद इन हाइडिंग थे उस टाइम पे, उनके खुद पीछे पाकिस्तानी स्टेट पड़ी हुई थी, तो वो लिमिटेड हेल्प कर सकते थे। और ये मुझसे भी एक गलती हुई 2021 के एंड में, जब अरशद शरीफ ने एक बार ट्वीट भी की कि ISI के कोई बंदे हैं, उन्होंने मुझे बुला के धमकी दी है। मैंने समझा कि अरशद साहब वैसे ही बोल रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो खिचड़ी पक रही थी वो अरशद को पता थी, और इसीलिए अरशद उसके हिट लिस्ट पे था। अब देखें, अरशद को बुला के बाबर साहब ने बोला, लेफ्टिनेंट जनरल बाबरमन DGI SPR बोला कि आप हमारी वीओएनसी के अंदर मदद करें। यानी अरशद को सबसे पहले पता चल गया कि ये हरकतें हो रही हैं। उसने बोला कि मैं मदद नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ये चीजें एस्केलेट होती रही। इन्होंने शो किया वो कौन था और ये सब कुछ किया। तो इवेंचुअली जब इनके घर पे आए, कौन है, मेजर रिजवान है या, ये इनके घर पे आए, उन्होंने आके बोला कि कर्नल रिजवान जो नाम भी है, और एक और मेजर का नाम ही है जो मेरे घर भी जिसने बंदे भेजे थे, जो मैंने भी जिस केस में अंदर इनका नाम शामिल किया, कर्नल रिजवान की बात हो रही है। ब्रिगेडियर फहीम का ये आपका जो डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, इसके अंदर ब्रिगेडियर फहीम रजा का भी जिक्र है, जिनका कत्ल में भी नाम है, जो बराह रास्त मेरे साथ भी जिसने टक्कर ली है, गैर कानूनी कार्रवाई मेरी वालदा को अगवा के अंदर भी बराह रास्त से शामिल है। कर्नल रिजवान यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये कर्नल रिजवान जो है, आप ये देखो, ये इस वक्त अगर आपको नजर आ रहा हो, कर्नल रिजवान जो है वो, उसका नाम भी सामने है, और एक और मेजर का नाम है जो ये आपने जो पूरी के डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं इसके अंदर। जी प्लीज कंटिन्यू, समझाएं आप। जी बिल्कुल। फिर इनको बुलाया गया अरशद को और बोला गया कि आपने, उन्हें बुलाया नहीं, इनके घर गए। जी बुलाया गया, लिखा हुआ चार कॉम्प्लेक्स में। फिर इवेंचुअली इनके घर गए और बोला कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। 9 अगस्त की, अब थोड़ा आगे चलते हैं, 9 अगस्त में फिर ये हुआ कि अरशद के अपने टीवी चैनल पे शो कर रहे थे, तो बाहर एकदम से एक्टिविटी होना शुरू हो गई, पुलिस आना शुरू हो गई, और अरशद को गिरफ्तारी की पूरी मुहिम शुरू हो गई। तो अरशद को एहसास हुआ कि अब तो पानी सर से गुजर चुका है, और अरशद को ये भी पता चला कि उनके ऊपर हिट कॉल हो गई है, या फिर उनको पुलिस में यानी कस्टडी में स्लो पॉइजन दे दिया जाएगा, या वो बाइक, क्योंकि अरशद को पता थी बात। देखें, इन सारे लोगों ने वो बात छुपाई है, जो गवाह थे ना उनके पीछे गए हैं। अरशद एक सबसे बड़ा गवाह था।
आज नहीं तो कल, जब ये मामला खुलेगा, जब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ आएगा। तो वहां से क्लियर बताया था कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद को ही ऑर्डर दिया गया था, जो उस वक्त बहुत ही असल जो है ना मालखोर है, और वो जो डीजीसीटी उस वक्त कर रहे थे, ऐसे थे ब्रिगेडियर भी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद उनको जॉब से सैक करके एक मेल जनरल सर्वे को लगाया गया था। लेकिन जाहिर बात है वहां से अरशद को तो बात पता चल गई होगी, जो इनकार करते हैं, जो मुझ तक खबरें पहुंचाते रहे, अरशद को भी पहुंचा दी थी खबर कि उनकी जान को खतरा है। तो जाहिर बात है ये तो उस वक्त तो ये बिल्कुल समझ रहे थे कि हम मार मुरा के लोगों को दहशतजदा करके कामयाब हो जाएंगे, हम छुप जाएंगे, हम नंगे नहीं होंगे। लेकिन ये तो फिर अरशद ने बादशाह नंगा है जो स्टोरी की, और आज पूरी दुनिया जानती है कि बादशाह नंगा है। जी प्लीज। बिल्कुल सर। और फिर अरशद को इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, मुराद सईद ने बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर पेशावर ये चले गए। पेशावर से अब देखिए अरशद को, मुराद सईद इस डॉक्यूमेंट में कहते हैं अरशद को मौत से डर नहीं था, अरशद को ये भी डर नहीं था कि मैं जेल चल जाऊं या सब कुछ। अरशद को मसला ये था कि उनको उनके साथ बदतमीजी की जाएगी, उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उनको नंगा करके टॉर्चर किया जाएगा। ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हो रहा था। और उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरे साथ किया तो फिर मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, और कभी माफ नहीं करूंगा, हमेशा के लिए जंग होगी। तो इसलिए अरशद ने कोशिश की कि वो इनके चुंगल से ही निकल जाए। अरशद का दुबई का वीजा लग गया और अरशद दुबई चला गया। अब अरशद ने फिर मुराद सईद को फोन करके बोला कि मैं दुबई में तो पहुंच गया हूँ, लेकिन दुबई के अंदर ये बाजवा साहब बाजवा आए और बाजवा की मीटिंग होगी दुबई अथॉरिटीज के साथ, देखो पता नहीं क्या होता है। ये जो आप क्लिप दिखा रहे हैं ना, ये है 9 अगस्त की, जब अरशद इधर से पाकिस्तान से भागे। और उनके जो प्रोड्यूसर है उनको इसी दिन अगवा किया गया। उनका नाम था, एक सेकंड मैं आपको देख के बताता हूँ, अम्माद यूसुफ। बिल्कुल, अम्माद यूसुफ को उसी दिन अगवा किया गया। इस दिन ये चले गए पाकिस्तान से। अब देखें FIA की जो तस्वीर थी इमिग्रेशन काउंटर से, वो किसने लीक की? वो किसने? उसी ने लीक की जिसने मेरी लीक की थी, आमिद मीर टाइप पार्टी को। बिल्कुल, ये व्हाट्सएप का ग्रुप है। और क्या मकसद क्या था उसका? अरशद को ह्यूमिलिएट करना, अरशद को यानी शर्मिंदा करना कि तुम देखो पाकिस्तान से भाग रहे हो। लेकिन वो गलत बात की वजह से तो नहीं जा रहे थे पाकिस्तान के साथ, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। फिर जब वो वहां पे चले भी गए, UAE चले गए, UAE में उनके साथ उनके UAE अथॉरिटी आई और मुराद सईद बोलते हैं कि मैं उस फोन कॉल पे मौजूद था। मुराद सईद उस फोन कॉल पे मौजूद थे और UAE में वो लोग आए और UAE में उनको अथॉरिटीज ने बोला कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। अब अरशद एकदम से परेशान हो गए और ढूंढने लगे कि कहाँ मैं जा सकता हूँ। सारे मुल्क, मालदीव्स सोचा उन्होंने, श्रीलंका सोचा, इधर उधर के मुल्क जहाँ पे वीजा के बगैर अरशद को वीजा भी नहीं मिलता था। UK ने वीजा डिनाई कर दिया था, कोई भी अरशद को वीजा नहीं दे रहा था। तो अरशद ने फाइनली डिसाइड किया वो कीनिया चले जाएंगे, लेकिन मुराद सईद को भी उन्होंने नहीं बताया। अब 48 आवर्स का जो टाइम था उससे भी इंफॉर्मेशन ये है इसके अंदर कि आपको आइंदा जाके ये भी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एक तो यार गंजा शैतान थोड़ा बहुत देख लो, मैं उसको एक्सपोज कर चुका हूँ। ब्रिगेडियर शफीक मलिक को कहते थे, डायरेक्टर डोमेस्टिक मीडिया को, ठीक है। वो अभी वहां से सैक होके बावलपुर चला गया था, लेकिन उसके पास भी बहुत सी वीडियोज है, तो बस उसको सैक ही किया गया, ISPR से उसको निकाल दिया गया। मेरे पास खबर ये है कि अरशद को अपने अंदर ही अंदरून जो करीब 3-4 लोग जो बहुत ही करीब कंसिडर किए जाते हैं, शदीद करीब है, उनमें से मशवरा दिया गया था कि आप कीनिया चले जाओ। दिलवाया गया था अरशद को मशवरा, और उनको जो हेड टीम थी उनसे पहले कीनिया पहुंच के उनका इंतजार कर रही थी, वहां पे नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रही थी। ये मेरी इंफॉर्मेशन है वहां पे। जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि जो अरशद शरीफ का वहां पे जाना, इन लोगों के साथ कनेक्ट करना, ये जो शूटिंग रेंज जो लोग चलाते थे, अब अरशद हाँ, खुर्रम और वकार, अरशद तो इनको नहीं जानता था, किसी ने इनको कनेक्ट कराया अरशद के साथ, और जिसने भी कनेक्ट कराया उसको अरशद के साथ, उसको पता था क्या है। और ये खुर्रम और वकार जिस तरह गधे के सर से सीधे किसी का नाम लिया जाता है उसमें, जो सलमान इकबाल साहब के ज़ाहिरी बात है उनके साथ ही काम करते हैं, लेकिन सलमान इकबाल साहब कहते हैं कि मेरा उससे बहरहाल ताल्लुक नहीं है। और उनके डिफेंस के अंदर बहरहाल जो लोग आए हैं वकार और खुर्रम के, वो मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन चले आप कंटिन्यू करें। लेकिन सर आप देखें फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट है ना, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जिस रात अरशद की शहादत हुई, उस रात सलमान इकबाल ने ISI में कॉलिंग की, और फिर उस रात सबसे पहली जो खबर लगाई वो ARY ने ये लगाई कि ट्रैफिक हादसे में
इंतकाल हुआ है। अब मुराद सईद ने भी ये बात बोली है कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि उस रात को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप ये खबर फैला दो कि ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हुआ अरशद का। ये सब झूठ था। अरशद जब वहां पे चले गए तो वहां पे वो बहुत परेशान थे। वैसे तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो उनको ये था कि वो उनके ऊपर घेरा तंग होते जा रहा है, और अरशद चाहते थे कि वो वहां से निकल भी जाए किसी तरीके से, लेकिन वो नहीं हो सक रहा था। अरशद इनको वीडियोस भेजते थे मुराद से, क्योंकि मुराद की अपनी सेफ्टी कंसर्न्स थी, तो वो जो वीडियोस आती थी अरशद के मुराद के पास अरशद की, वो देख के डिलीट करते थे, क्योंकि मुराद भी गिरफ्तार ना हो जाए तो अरशद की वीडियोस पकड़ी जाएंगी। और ये जो आपने रिपोर्ट शेयर की हुई है, इसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि अरशद शरीफ हमारे भाई ने खुद कहा था अपने वीलॉग्स के अंदर कि DGISPR ये नजर आ रहा है was the person forcing ARY News to fire and disassociate with him। तो मतलब ये DGISPR का बराह रास्त किया जा रहा है, ये बात इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो समझ आ रही है। जी प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल। और फिर अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जिस तरह अरशद ने बोला सबको, चीफ जस्टिस को खत लिखे, जस्टिस अतर बिन को खत लिखा, हर किसी को इन्होंने खत लिखा, और अरशद ये बार बार बोलते भी थे मुराद सईद को कि द किंग has gone insane and is after my life। यानी जो शहीद है वो गवाही, सारी गवाहियां देके गया है कि मुझे ये बंदे मारना चाह रहे हैं। ISI का लिंक यहाँ पे जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट ने JIT ने एस्टैब्लिश कर लिया, इसीलिए उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए मैंने ये बताया था, और कि उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए जो है उमर शाहिद अहमद को भी जो है टारगेट किया गया और OSD बनाया गया, और उस रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया, और आज दिन तक उसको जो है फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। लेकिन वो रिपोर्ट ही दरअसल असल हकीकी रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट के अंदर जो है ये ISI का लिंक तो एस्टैब्लिश हो गया था। बगैर फहीम के साथ ये खुर्रम और वकार दोनों बातचीत कर रहे थे, लिंक तो एस्टैब्लिश है इस रिपोर्ट के अंदर। बगैर रिजवान का नाम भी शामिल है, बगैर शफीक मलिक का नाम ISPR का भी शामिल है, DGISPR का भी शामिल है, लेकिन साथ साथ नून लीग का जो है, जो यहाँ पे आपको पता है लंदन के अंदर जो यहाँ पे जो बातचीत हुई, जो उनकी वीडियो हुई, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सैयद तस्लीम हैदर शाह ने जो यहाँ पे UK के अंदर जो इल्जामात लगाए और जो पुलिस में जाके रिपोर्ट की कि ये जी इनको नवाज शरीफ साहब बंदे शामिल थे, तो फैक्ट फाइंडिंग टीम में उमर फारूक ज़हूर का जिक्र है, जो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है, जिनका बराह रास्त तल्लुक जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ कहा जाता है कि है। इस एंगल के ऊपर आपने क्या बातचीत की, लंदन लिंक जो था इसका, क्योंकि हमें ये पता चला था कि इसके फाइनेंसेस भी जो है वो लंदन से जो है प्रोवाइड किए गए। बिल्कुल सर, उमर फारूक ज़हूर तो ये इन सब के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत एक शेडी कैरेक्टर है, ये पता नहीं किसका एजेंट है या क्या है। इसके ऊपर नॉर्वे के अंदर केस चल रहा है, ये नॉर्वे से भागा हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वैक्सीन है ना सर, जिसमें जर्नैल भी हमारे इन्वॉल्व हैं, ये दुबई से $10 की और आगे 20 की बेची थी, जो कि $80 की हमारे जर्नलों ने जो है मिलकर बेची। बिल्कुल उमर फारूक ज़हूर के साथ मिलके, और ये इमरान खान के ऊपर भी सख्त गुस्सा थे, क्योंकि इमरान खान इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, और इन्होंने चोरी छुपे ये सारा खेल किया। उमर फारूक ज़हूर है किसी अफ्रीकन कंट्री का, इसने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पकड़ा हुआ है पैसे देके, उस कैमरून या किस पता नहीं मुझे है, बिल्कुल कैमरून वगैरह का है, और वो भी कहा जाता है कि उसको दिलवाने में भी नवाज शरीफ साहब का हाथ है। बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। उमर फारूक ज़हूर, मैं नाम नहीं लूंगा, उमर फारूक ज़हूर की PR एक लंदन के अंदर बेस्ड जर्नलिस्ट है, वो करते हैं। अगर उमर फारूक ज़हूर के बारे में आपको खबर लिखेंगे तो वो आपको कॉल भी कर लेंगे। तो ये बातें हैं उमर फारूक ज़हूर के, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। उमर फारूक ज़हूर और उमर उस टाइम पे तो ये था कि ये जो घड़ी वाला केस था उसमें भी झूठ इसने बोल दिया उमर फारूक ज़हूर ने, तो ये एक बड़ा मोड़ है। और अरशद शरीफ इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब अरशद शरीफ उमर फारूक ज़हूर के पीछे जाता तो ये जर्नैलों के केसेस भी निकलने थे, ये जो बिलियंस इन्होंने बनाए हैं कोविड में ये भी निकलने थे, और साथ ये जो डर्टी गेम खेल रहे थे इमरान खान के साथ ये भी निकलनी थी अब उस टाइम पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये तो भूलनी चाहिए कि अरशद शरीफ को शहीद इसलिए किया गया क्योंकि उनके पास रेजिम चेंज ऑपरेशन के सबूत थे पक्के, और कोई नहीं, सबूत है पक्के। खान से भी उनकी मुलाकात मुझे पता चला कि वो भी हुई थी, उनके डेथ के दूसरे दिन भी वो वहां पे गए थे, और डॉक्टर रिजवान ने भी उनके हवाले कुछ फाइलें 9 केसेस थे जिनके अंदर पाकिस्तान के जो आप समझे वॉल्यूम 10 में जिनका नाम है, उन तमाम के खिलाफ जो सबूत है वो डॉक्टर रिजवान के हाथ में थे, जो इमरान खान की जब तक दौर हुकूमत था वो काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ उसके बेटे के खिलाफ भी, हमजे के खिलाफ भी जो केस थे तमाम, उसमें पाकिस्तान के टॉप जनरल्स, तमाम पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग बाय पार्टिसन, तमाम पार्टी इंक्लूडिंग PTI के भी नाम थे। टाइप लोग तो अभी तो खैर अलग ही हो गए हैं। उसके अलावा जो आपके टॉप बिजनेसमैन है उनके नाम थे, जिनमें जो है वो कहा जाता है कि अलेजेडली मियां मंशा जैसे लोग भी मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स थे, शुगर स्कैंडल्स वगैरह जो थे, मुख्तलिफ स्कैंडल्स थे, उनकी तमाम फाइलें मौजूद थी। और खामोश मुजाहिद हमारे लोग जिस तरह हैं, तो अरशद शरीफ के खामोश मुजाहिद मुझे पता चला कि डॉक्टर रिजवान थे। और
जिनकी कोई लेवल ही नहीं है वो तो पिस जाते हैं। अरशद शरीफ जितना ब्रिलियंट था, जो कुछ भी था, इन लोगों ने उसको बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह कुचलना चाहा, यानी उसको बिल्कुल दबा दिया। यानी इतने बड़ी गेम्स हैं इन लोगों की, अरबों खरबों की गेमें हैं इन लोगों की, और ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब झूठ की लेवल देखें, ये जो आपने हाईलाइट किया अभी सामने, ये राना सनाउल्लाह अरशद की शहादत के बाद बोलता है कि अरशद को तो कोई खतरा नहीं था। हालांकि ये नदीम मलिक के शो पे बोल चुके हैं कि अरशद के सामने मेरी बात हुई और अरशद को मैंने ये जो मुकदमे फिर इसके इसकी फुप्पी ने कराए थे, ये जो मेरे ऊपर आज मुकदमा हुआ है, ये जो वजात और सरहदर मेहदी और शाहीन सबाई साहब का भी जो नाम है, मुकदमा तो 9 मई का हुआ है, जो आज दिखाया है एग्जैक्ट डिक्टो यही पर्चा जो है एफआईआर आ गई है सर। एफआईआर तो आ चुकी है, एफआईआर उन्होंने आज लीक की है। हम उसको कानूनी हमने धरे तो आज उन्होंने फिर लीक किया बाकायदा तौर के ऊपर। समी इब्राहिम साहब ने भी उस पर ट्वीट की है और एफआईआर भी जो है वो ट्वीट की है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वेरीफाइड अकाउंट से सहाफियों के जरिए जो है वो करवाई गई है, बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, कोई नहीं आने रहो। उल्टा यहाँ पे तो जो है वो इनकी एफआईआर की इतनी औकात है कि इनकी एफआईआरों के पीछे यहाँ पे आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो प्रोटेक्शन मिलती है। उल्टा मैं जब वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में था, कुछ साफी यहाँ पे आए हुए थे, तो इस तरह की एफआईआर कहते थे, सर एक आध बगावत की एफआईआर हमारे ऊपर मेहरबानी करे करा दे। मैं कहता था क्यों यार पागल हो? कहते थे सर यहाँ पे हमें असाइलम मिल जाएगा फौरी तौर के ऊपर इस एफआईआर के पीछे। अंदाजा करो आप, इनकी औकात ये है टोटल। बिल्कुल सर, लेकिन अरशद को तो नहीं मिल सका। अरशद भाई तो खुदा की कसम हमें अगर पता होता तो वो उन्होंने अप्लाई नहीं किया भाई, उन्होंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल जिस तरह मैंने प्लान नहीं किया था, मेरा तो यहाँ पे फैमिली थी, पहले से रेजिडेंसी थी। नंबर 1 को ये बात पता नहीं थी। नंबर 1 अपने जो है ना अपनी मनमोजी के अंदर, अपनी बदमाशी के अंदर ये बात बोली हुई थी, तो मैं निकल आया। अरशद का वो ये बात अगर पता होती और ये एफआईआर वगैरह तो जो है वो लेके अगर वो लैंड कर जाते, जाहिर बात है किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो स्ट्रेट अवे उनको असाइलम मिल जाती भाई, विजिट वीजा अगर वो लेके। लेकिन विजिट वीजा उनको जाहिर बात है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से लेना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन फिर भी अगर वो वॉक इन भी कर जाते हैं किसी एम्बेसी के अंदर, तो अरशद शरीफ का ये प्रोफाइल था कि उनको जो है वो असाइलम मिल सकता था। जब मेरा ख्याल है उनको मिसगाइड किया गया कीनिया भेजे की, क्योंकि जानबूझ के मिसगाइड उनके उन लोगों की तरफ से किया गया जिन पे वो ट्रस्ट करते थे। ये मैंने ओरिजिनली रिपोर्ट किया था भाई, ये मैंने ओरिजिनली रिपोर्ट किया था। बिल्कुल, ये आपकी बात सच साबित होगी इवेंचुअली। जब अभी तो हुकूमत ने अरशद शरीफ का केस रुकवाया है जान के, और ये अभी इन्होंने एक और लेटर अरशद की वालदा से लिखवाया कि जो इमरान खान को भी शामिल है, सबको शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन जो अरशद शरीफ के जो ये वालदा का जो लेटर, अभी वालदा के भी नहीं, वकील का एक लेटर, ये जो लोग उछाल रहे हैं, वकील बेचारे है ही कोई नहीं यार। वो वकील तो सारे छोड़ के भागते रहे हैं, और एक वकील जो है वो दरमियान में जो कसेड़ा है, दरमियान में शौकत अजीज सिद्दीकी, वो भी आपको पता है कि क्या किसका बंदा है वो, क्या नहीं है, किसका बंदा है। तो जाहिर बात है वो इमरान खान के पीछे तो आएगा ना, नवाज शरीफ का बंदा है वो। ये तो मेरा जो इम्पोर्टेंट है ना, उन्होंने जो वालदा का जो पहला मेन लेटर था जिसमें अक्यूज उन्होंने नेम किए हुए हैं, यानी जो बिल्कुल वो तो उसके तो आप बनते नहीं है, अक्यूज तो नेम किया, हमने पब्लिक किया हुआ है। तो आपका मेरा वकास इस सिलसिले में इसके ऊपर जो है वो फाइनल वर्डिक्ट जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसने क्या चीज जो है वो व्हाट वर योर फाइंडिंग्स? सर फाइंडिंग्स ये है कि पूरी पाकिस्तानी स्टेट मशीनरी मिलके, और ये हैदर साहब की भी यही फाइंडिंग, पूरी पाकिस्तानी स्टेट मशीनरी हर लेवल पे, नीचे एसएचओ से लेके आर्मी चीफ तक अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर मुलविस थे। और वैलिडेट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जो